गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, अब तक हमने जो आपका चैप्टर हम कर रहे हैं एसिड बेस एंड मिनरल्स, हम शार्पनर लर्नर, इसके हम अब तक 3 पार्ट कर चुके हैं। आज 4th एंड लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं। आज चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, तो अब तक हमने हम लोग शार्प और लर्नर के बारे में बहुत कुछ देखा है। हमें इंडिकेटर्स के बारे में जाना है, हमने हम शार्प इनके डिफरेंस के बारे में जाना है कि हम शॉर्ट शार्प में क्या क्या अंतर होता है। ठीक, तो आज जो हम कर रहे हैं ये लास्ट पार्ट है आपका उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। उदासीन, ओके, आज हम नेक्स्ट कर रहे हैं आपका उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण, उदासीन होना यानी न्यूट्रलाइज होना, इसका कोई डिफरेंस होगा। जैसे कि हम जानते हैं उदासीन न्यूट्रलाइजेस, और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार के बारे में हमने पढ़ा है। ओके, अम्ल जो हमने पढ़ा है, हमने जानते हैं कि जो लिटमस पेपर, जो इंडिकेटर हमने यूज किया था, लिटमस पेपर, जो अम्लीय पीरियड होते हैं वो इंडिकेटर के अंदर, यानी जो लिटमस का जो ब्लू कलर है उसको रेड कलर में चेंज कर देते हैं, जो भी एसिड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट जैसे कि कुछ बेस, बेस क्या करते हैं, जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू यानी ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये होता है कलर चेंज एसिड एंड बेस का लिटमस पेपर। अब उदासीनीकरण होता है कि जब एसिड एंड बेस आपस में मिलते हैं तो वो अपने प्रभाव को कम कर देते हैं, यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, ना तो बेस रहता है ना। ओके, तो इसी को ही हम कर रहे हैं, और इसको सबसे पहले हम एक गतिविधि करते हैं, क्रिया करते हैं, और क्रिया भी हम करेंगे आरेख द्वारा हम करेंगे गतिविधि, यानी उसी क्रियाविधि के द्वारा हम उदासीनीकरण की क्रिया को समझते हैं। ओके, अब उदासीनीकरण में क्या किया हमने, सबसे पहले बच्चों हमने लिया इसके अंदर एक परत नली। ओके, एक क्या लिया हमने, एक परत नली यानी टेस्ट ट्यूब लिया, और इस टेस्ट ट्यूब को 1/4 यानी 1/4 तक, 1/4 पार्ट, जो 1/4 पार्ट इसका परत नली में हमने डाइल्यूट यानी तनु HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें हमने डाल दिया। ओके, एक परत नली ली, उसमें 1/4 हमने क्या डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसके अंदर हमने फिनोल्फथालीन सूचक, यानी ये क्या है, सूचक है, इंडिकेटर है, और इसका क्या होता है, कलर क्या होता है, ये रंगहीन होता है। कलर में कैसा होता है, फिनोल्फथालीन वैसे कलरलेस होता है, रंगीन होता है। यहाँ कलर हमने डाला, और तो इसका भी हमने जो कलर है नॉट कलर, यानी हमने कलर भी इसका यहाँ पे भी कलर नोट किया। अब हमने फिनोल्फथालीन सूचक इसमें डाला, उसके हमने फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन की 2-3 बूंदे हमने इसके अंदर डाली। इसमें परत नली में पहले हमने परत नली, उसमें 1/4 जो उसको NaOH यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला। फिर हमने क्या किया, इसमें फिनोल्फथालीन सूचक की 2-3 बूंदे हमने डाली। अब हम देख रहे हैं इसके अंदर हमने क्या किया, रंग नोट किया, फिनोल्फथालीन डालने के बाद में हमने इसका कलर नोट किया, और हमने देखा जो कलर है वो क्या है, रंगहीन। जो विलयन है, विलयन क्या है, रंगहीन। कलर क्या है इसका, कलरलेस है। विलयन जो है वो भी अभी तक इसका रंगहीन है। अब ड्रॉपर की सहायता से, किसकी सहायता से, ड्रॉपर, एक ड्रॉपर लिया, ड्रॉपर की सहायता से इसी प्रक्रिया में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की
कुछ बूंदे इसमें डाली, बूंदे मिलाई। ओके, ड्रॉपर की सहायता से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदे इसमें मिलाई। तो फिर हमने क्या किया, वापिस हमने फिर क्या किया इसके अंदर जो कलर है उसका हमने चेक किया कि अब क्या तो कलर में जब एक ही करके ड्रॉप हमने डाली इसके अंदर, तो अब हमने उसी विलियन का कलर चेक किया। चेक करने पर हमें विलियन का रंग गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमने नोट किया तो जो हमने ड्रॉपर की सहायता से इसमें उसी विलियन में हमने क्या डाला, NaOH की कुछ बूंदें डाली तो क्या हो गया इसका कलर गुलाबी हो गया। लेकिन गुलाबी होने के बाद में हमने वापस इसमें क्या डाला, HCl की कुछ बूंदें, यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदें मिलाई। जब हमने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदें मिलाई तो हमने क्या देखा वापस, अब हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि वापस जो विलियन है वो वापस विलियन जो सॉल्यूशन है रंगहीन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। ओके, समझ में आया? जैसे हमने वापस पिंक कलर आया था, पिंक कलर से वापस हमने जैसे इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl की कुछ बूंदें मिलाई तो वापस जो सॉल्यूशन वापस क्या हो गया, वो कलरलेस हो गया। ओके, कलरलेस होने के बाद में हमने देखा तो हमें वापस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH की कुछ बूंदें मिलाई। बूंदें जब हमने मिलाई तो हमने देखा वापस विलियन गुलाबी रंग का हो जाता है। अब आपने कितना सारा हमने लिखा और हमने किया तो आपको कैसे कुछ चीज समझ में आ रही है कि हमने जब ध्यान देना यहाँ पर एक परत में हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड हमने मिलाया, एसिड के बाद में हमने नाफ्थलीन स्विच की यानी नाफ्थलीन इंडिकेटर की जो कि कलरलेस होता है, इसकी कुछ बूंदें हमने 2-3 बूंदें हमने जैसे ही मैंने मिलाई तो अब हमने देखा इनका रंग कैसा है, कलरलेस है। ओके, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ड्रॉपर की सहायता से, यहाँ पे आपको ये ड्रॉपर है, जैसे ही ड्रॉपर की सहायता से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, बेस है, ओके, उसकी कुछ बूंदें किसी सॉल्यूशन में मिलाई तो हमने देखा विलियन का रंग क्या हो रहा है, पिंक कलर का हो रहा है, गुलाबी रंग का हो जाता है। लेकिन जैसे ही इसमें हमने वापस उसी विलियन में हमने क्या डाल दिया, वापस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदें मिला के ही वापस जो विलियन है वापस क्या हो गया, कलरलेस। ओके, कलरलेस हो गया तो इस कलरलेस सॉल्यूशन में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की आगे कुछ बूंदें मिलाई तो फिर हम देखते हैं कि विलियन का रंग क्या हो गया, गुलाबी। इससे एक बात तो आसानी से क्लियर होती है कि जैसे ही हम उस नाफ्थलीन सूचक के अंदर जो अम्ल है, हमने नाफ्थलीन सूचक को हमने मिलाया, इंडिकेटर मिलाया तो क्या रहता है, वो कलरलेस, यानी नाफ्थलीन सूचक के अंदर अगर हम HCl को मिलाते हैं तो वो भी अपना कलर नहीं देता है, यानी रंगहीन ही रहता है। लेकिन जैसे ही इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार मिलाते हैं तो उसका कलर गुलाबी हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। यानी नाफ्थलीन सूचक जो इंडिकेटर है यह अम्ल में कोई रंग नहीं देता है, जबकि क्षार में ये क्या देता है, पिंक कलर यानी गुलाबी रंग देता है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है इससे, हम एग्जाम्पल देते हैं, फिनाल्फथैलीन सूचक अम्ल में क्या कर रहा है, वो रंगहीन रहता है। अम्ल में फिनाल्फथैलीन सूचक अम्ल में कोई रंग नहीं देता
है, यानी क्या रहता है ये रंगहीन कलरलेस होता है। लेकिन नॉर्मली सूचक को अगर हम क्षार में यानी बेस में अगर मिलाते हैं, बेस में यह गुलाबी पिंक कलर हो जाता है, गुलाबी रंग देता है। क्या है हमें समझा उदासीनीकरण की क्रियात्मक गतिविधि के द्वारा। ओके, अब हम इसके इतना लिखने के बाद में हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं बच्चों। निष्कर्ष हमें पता ही हो गया कि विलयन जो है अम्लीय होता है तो ये रंगीन होता है। विलयन अगर अम्लीय है तो ये रंगीन होता है, लेकिन क्षार के अंदर ये क्या होता है, क्षारीय विलयन में आपने पिंक कलर देता है। आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। ये हमने की एक गतिविधि। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर कि उदासीनीकरण वास्तव में क्या होता है। देखिए बच्चों, अब बात है कि यदि अम्लीय विलयन में अम्लीय एसिडिक सॉल्यूशन उसमें अगर बेसिक सॉल्यूशन को मिलाया जाता है तो वो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। यानी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाने पर क्या हो जाता है, विलयन उदासीन हो जाता है। विलयन उदासीन हो जाता है, यानी एसिडिक सॉल्यूशन में अगर हम बेसिक सॉल्यूशन मिलाएंगे तो जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, उदासीन। अगर एक उदासीनीकरण की हम क्रिया करते हैं, कोई प्रयोग करते हैं, तो हम देखते हैं उदासीनीकरण की किसी भी बेस में बेसिक सॉल्यूशन अगर एसिडिक सॉल्यूशन मिलाया जाता है बच्चों, तो हम देखते हैं उस समय आप जो टेस्ट जो भी आप कर रहे हैं उसको टच करके देखोगे तो आपको थोड़ी सी गर्म लगेगी, यानी हीट जनरेट होती है, ऊष्मा निकलती है। ओके, जब भी आप न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाते हैं, तो हम देखते हैं जो परक्राइन टेस्ट हम लेते हैं उसमें से हीट जनरेट होती है, ऊष्मा निकलती है। तो देखिए आप उदासीनीकरण के पश्चात गठन को स्पर्श करने पर गर्म प्रतीत होता है, यानी ऊष्मा निकलती है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे उदासीनीकरण की क्रिया में ऊष्मा निकलती है, हीट जनरेट होती है, ऊष्मा निकलती है। ओके, और इसके बाद हम देखते हैं उदासीनीकरण में एक नया पदार्थ बनता है। अब उदासीनीकरण में क्या होता है, उदासीनीकरण में नया पदार्थ बनता है, और वो होता है आपका लवण। ओके, उदासीनीकरण की क्रिया में नया पदार्थ बनता है जो कि लवण होता है। अब जो लवण है ये बच्चों, जो ये लवण बन रहा है ये आपका अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन भी हो सकता है, उदासीन हो सकता है। जो भी उदासीनीकरण की प्रोसेस के अंदर आपका जो भी जो लवण बन रहा है या एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसे हम एक इक्वेशन के हिसाब से हम समझते हैं, यानी अम्ल क्षार में मिलाते हैं। अगर उदासीनीकरण की क्रिया को हम समझेंगे तो समझेंगे कि अम्ल या क्षार के बीच होने वाली गैर क्रिया या अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, जिससे इस प्रक्रम में क्या निकल रही है, ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण व जल भी बनते हैं। उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण वह क्रिया या अभिक्रिया, उदासीनीकरण की क्रिया, उदासीनीकरण वह क्रिया या अभिक्रिया है जिसमें
उदासीनीकरण की क्रिया वह क्रिया या अभिक्रिया है जिसमें अम्ल व क्षारक के बीच क्रिया होती है, जिसमें अम्ल व क्षारक यानी बेस के बीच क्रिया होती है। उदासीनीकरण वह क्रिया अभिक्रिया है जिसमें अम्ल व क्षारक के बीच में क्या होती है, क्रिया होती है, और इसमें इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ इस प्रक्रम में ऊष्मा, जैसे बताया था आपको, हीट जनरेट होती है, ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ लवण व जल बनते हैं। ओके, समझ में आया आपको? जैसा कि आपने बताया कि अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाने पर क्या होता है, उदासीन हो जाता है। उदासीनीकरण की क्रिया में ऊष्मा यानी हीट जनरेट होती है। जब भी आप किसी भी टेस्ट में अगर आप इस उदासीनीकरण की क्रिया को आप देख रहे हैं, कर रहे हैं लेबोरेटरी में, तो आप देखेंगे जब भी आप किसी एसिड के अंदर बेस मिलाते हैं तो नीचे से जो टेस्टिंग होती है वो हल्की सी गर्म होती है, यानी उसमें से हीट निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। उदासीनीकरण में नया पदार्थ बनता है, वो क्या होता है, लवण होता है, और लवण एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, उदासीन कुछ भी हो सकता है। तो हम उदासीनीकरण की क्रिया कर सकते हैं। उदासीनीकरण वह क्रिया या विक्रिया है जिसमें अम्ल व क्षारक के बीच में क्रिया होती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण व जल भी बनता है। ओके, अम्ल व क्षारक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अम्ल प्लस क्षार में हमने क्रिया, और यहाँ पे लिख रही है ऊष्मा निर्मुक्त हो रही है, ऊष्मा निर्मुक्त हो रही है, प्लस साथ में लवण बन रहा है और जल। ओके, हम देखा यहाँ पे अम्ल प्लस क्षार, और इसको हमने किया तो ऊष्मा निर्मुक्त भी, और साथ में हमने लवण और जल भी बन गया। अब इसे हम लेते हैं एग्जांपल, जैसे हमने लिया यहाँ पे अम्ल लिया हमने HCl प्लस NaOH, ये क्या है, क्षार। HCl क्या है, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है। इन दोनों में हमने क्या क्रिया कराई, तो ऊष्मा निर्मुक्त हुई, ऊष्मा हीट जनरेट हुई, ऊष्मा निर्मुक्त हुई यानी हीट निकली, और साथ में बन गया लवण यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड बना, और साथ में H2O। ओके, समझ में आया आपको? यही हमने उदासीनीकरण में देखा है कि जब अम्ल व क्षार में क्रिया कराई जाती है तो ऊष्मा निर्मुक्त होती है, हीट जनरेट होती है, और साथ में लवण बनता है और जल बनता है, लवण और जल बनता है। ये पूरा प्रोसेस आपने जो हमने किया उदासीनीकरण का, ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि एक बार रिपीट कर देती हूँ, तो पहले हमने क्या था, गतिविधि की थी, अभिक्रिया की थी, ठीक है। आप यहाँ पे हमने देखा कि अम्ल विलयन में क्षार के विलयन को मिलाने पर विलयन क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, और उदासीनीकरण की क्रिया में ऊष्मा यानी हीट जनरेट होती, हीट निकलती है। उदासीनीकरण में नया पदार्थ बनता है जो कि लवण होता है, और जो लवण बनता है बच्चों वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। अब उदासीनीकरण की क्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो हम उसे कह सकते हैं कि उदासीनीकरण वह क्रिया है जिसमें अम्ल व क्षार के बीच में क्रिया होती है, और इस प्रक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है, हीट जनरेट होती है, और लवण व जल बनती है। यहाँ हमने देखा अम्ल प्लस क्षार दोनों में क्रिया कराई, ऊष्मा निर्मुक्त हुई और लवण और जल बना। इसे हम एक केमिकल फॉर्मूले के साथ में समझते हैं, यानी HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, ये अम्ल है, दोनों में हमने क्रिया कराई तो हीट जनरेट हुई, ऊष्मा निर्मुक्त हुई, और साथ में NaCl एक लवण बन गया, सोडियम क्लोराइड, और साथ में H2O यानी जल। ये कंप्लीट हुआ हमारा उदासीनीकरण न्यूक्लियोटाइजेशन रिएक्शन। इसे आप अपनी जो नोटबुक है उसमें आप उतार लेंगे।
इसके बाद बच्चों हम देखते हैं इसके कुछ ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं दैनिक जीवन में उदासीनी कर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैनिक जीवन में उदासीनी कर। कि दैनिक जीवन में यानी जो हमारा डेली रूटीन लाइफ है उसमें उदासीनीकरण की क्रिया कैसे कैसे संपन्न होती है। ओके, तो फर्स्ट हम करते हैं अपाचन। अपाचन, जब आप खाना अधिक खा लेते हैं या फिर आपका खाना पचता नहीं है, तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लेकिन जब आपके स्टोमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका अपाचन हो रहा है, आपने खाना ज्यादा कर लिया, वो पच नहीं रहा, तो एसिड की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। ओके, जब एसिड बॉडी में एसिड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो एसिडिटी हो जाती है, और उस एसिडिटी को कम करने के लिए हमें क्या सप्लीमेंट्री हमें लेना पड़ता है, वो है हमारा दूध या मैग्नीशियम। ठीक है ना, दूध या मैग्नीशियम जैसा एक प्रति अम्ल एंटी एसिडिक चीज हमें लेनी पड़ती है, जो कि हमारे जो अम्ल है उसको उसकी जो मात्रा है उसको उदासीन कर देता है। जैसे इसमें दूध या मैग्नीशियम मिलता है तो एसिड क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उदासीन हो जाता है, तो हमें आराम मिल जाता है। यानी हम कहेंगे अपाचन होता है शरीर में एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा अधिक होना। ओके, अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो शरीर जो हमारा है उसमें जो स्टोमक है उस स्टोमक में एसिड की मात्रा अधिक होना, और अधिक होना तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसे उदासीन करने के लिए क्या लेते हैं हम, दूध या मैग्नीशियम। दूध या मैग्नीशियम जैसा ये क्या होता है, प्रति अम्ल, यानी एसिड की मात्रा को ये कम कर देता है और एसिड के प्रभाव को अब उदासीन कर देता है, हमें रिलीफ मिल जाता है। ये हो गया हमारा अपाचन। अपाचन में हमें ये दिक्कत आती है। सेकंड हम बात करते हैं बच्चों, वो है चींटी का डंक। चींटी का डंक, कई बार आपने देखा होगा जब चींटी, जो मोटी चींटी होती है या बारीक जो हमारी लाल चींटियां कुछ होती हैं, उनका जो डंक होता है बच्चों उसमें एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। यानी चींटी के डंक में क्या होता है, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। चीनी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। जैसे वह काटती है तो एसिड हमारी बॉडी के अंदर हमें जलन का अनुभव होता है। अगर अब इस एसिड को, तो फॉर्मिक एसिड में जैसे कि हमें न्यूट्रलाइज करना हो तो बच्चों हमें खाने का सोडा और कैलेमाइन विनेगर, खाने का सोडा प्लस कैलेमाइन विलयन को उस जगह में क्या करता है, मिलाया जाता है, वहां मसला जाता है, वहां लगाया जाता है। जब आप खाने का सोडा कैलेमाइन जो विलयन है इसका सॉल्यूशन को आप चींटी जब खाती है वहां डंक लगाएंगे तो इससे क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। समझ में आ गया?
यानी जो आपकी चीटी का रंग है उसका फॉर्मिक एसिड होता है और फिर फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज यानी उदासीन करने के लिए वहां पर खाने का सोडा या कैलेमाइन सॉल्यूशन को वहां पे लगाया जाता है और लगाने से क्या होता है वो फॉर्मिक एसिड उदासीन हो जाता है। ये सेकंड हमने पढ़ा चीटी का रंग। ये दोनों आपने उतार लिया, उतार लीजिए क्योंकि यहाँ साफ कर रही हूँ। थर्ड हम पढ़ते हैं मृदा उपचार। ओके, ये दोनों तो आप पढ़ लेंगे तो हम पढ़ लेते हैं दैनिक जीवन में और हम यूटिलाइजेशन का प्रोसेस यानी उदासीनीकरण को कैसे समझ सकते हैं। देखिए थर्ड हम लेते हैं मृदा उपचार। अब मृदा उपचार से हमारा मतलब क्या है, बेसिक चीज हम समझते हैं बच्चों। देखिए खेत होता है, खेत में क्या होती है फसलें उगाई जाती है। कभी क्या होता है जब फसल उगाई जाती है तो जो मृदा है हमारी सॉइल है वो ज्यादा एसिडिक हो जाती है या बेसिक हो जाती है, यानी उसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है या क्षार की मात्रा अधिक हो जाती है और दोनों ही परिस्थितियों में जो वहां पे फसल उगाई जाती है क्रॉप्स वो प्रभावित, उसकी जो वृद्धि होती है ग्रोथ होती है वो प्रभावित होती है। ठीक है ना, तो हम देख सकते हैं यहाँ मृदा उपचार भी यानी ज्यादा अम्लीय मृदा या फिर हम बात कर रहे हैं ज्यादा क्षारीय मृदा, यानी ज्यादा तो आपकी एसिडिक सॉइल होगी या बेसिक सॉइल होगी, दोनों ही जो होती है पौधे की वृद्धि को क्या करते हैं प्रभावित। अगर हमारी जो सॉइल है ज्यादा एसिडिक होगी या ज्यादा बेसिक होगी, दोनों ही परिस्थितियों में सिचुएशन में जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो प्रभावित होगी इफेक्ट करेगी उसको। अब इस चीज से अगर हमें चार्ट करना है इसको, यानी ज्यादा बेसिक एसिडिक होगी या ज्यादा बेसिक होगी जो सॉइल है, अगर हमें इसे उपचार करना है तो देखिए अगर जो सॉइल है अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा यानी उसमें एसिड की मात्रा है, अम्लीय मृदा का उपचार हम करते हैं या इसको हम देखते हैं तो देखिए अम्लीय जब मृदा होती है तो इसमें बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड उसे मिलाया जाता है, बिना बुझा चूना यानी होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, अगर अम्लीय मृदा का उपचार करना होता है तो हम मृदा में मिलाते हैं बिना बुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जो क्या करता है मृदा को उदासीन बना देता। ओके, मृदा को क्या करेगा वो उदासीन बना देगा कि अम्लीय एसिडिक सॉल्यूशन है और बिना बुझा चूना है आपका बेस। जब एसिड में हम बेस ऐड करते हैं तो हमें पता नहीं वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्षारीय मृदा का। क्षारीय मृदा का उपचार। अगर क्षारीय मृदा है तो बच्चों उसमें हम बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें हम मिलाते हैं बुझा चूना यानी हमने मिलाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम मिला देते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम मिलाते हैं बच्चों तो जो मृदा है वो क्षारीय प्रभाव उसका उदासीन हो जाता है। दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है मृदा उदासीन हो जाती है और अब उसमें जो पौधे की वृद्धि अप्रभावित नहीं करेगा, पौधा उस तरह से हमें ग्रो करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं हमारे डेली लाइफ में जो फार्मर्स है खेती के अंदर वो अक्सर अगर सॉइल है एसिडिक होती है या बेसिक, दोनों ही कंडीशन में इस तरह से इसका उपचार करते हैं। ओके, एक लास्ट है वो हम करते हैं कारखानों के अपशिष्ट। ओके, नीचे देते हैं कारखाना नंबर 4 पे हम लिखते हैं कारखानों में
के अपशिष्ट अपशिष्ट। अब देखिए आपको वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फैक्ट्रीज, जितनी भी फैक्ट्रीज होती है इनमें जो चाहे कपड़े की हो चाहे और भी किसी चीज को फैक्ट्रीज में वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं। अगर और उनका जो फैक्ट्रीज में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है वाटर के रूप में निकल रहा है, वाटर के साथ मिलकर निकल रहा है, और उस वाटर को हम डायरेक्ट जलाशयों यानी जल स्रोतों में अगर हम छोड़ देते हैं तो उसमें जो रहने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे वो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जलीय जीव हैं, उनकी क्या होगा, उन पे गलत इफेक्ट पड़ेगा और उनकी क्या होगी, डेथ। ओके, वो अपना जीवन जो वो होता है जीवन उसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। तो हमें चाहिए कि जितने भी फैक्ट्रीज है उसमें से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है उनको जलाशयों में छोड़ने से पहले उनको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। जैसे ही न्यूट्रलाइज करेंगे वैसे ही क्या होगा, वो उदासीन हो जाएगा। उदासीन होने के बाद में जलाशय में जब आप पानी छोड़ेंगे फैक्ट्रीज का तो वो उनको इफेक्ट नहीं करेगा। यानी कारखानों के अपशिष्ट आप देख सकते हैं इसमें कारखानों के अपशिष्ट को, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो जलाशयों में छोड़ने से पहले उन्हें उदासीन करना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारा नंबर 4, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फैक्ट्रीज, कारखानों के अपशिष्ट यानी कारखानों के जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको जलाशयों में जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनमें छोड़ने से पहले उनको क्या करना जरूरी होता है, उदासीन न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, ताकि इसमें जो भी केमिकल जो मिले हुए हैं वो उदासीन हो जाए। और जब आप उनको पानी को आप जलाशय में छोड़े तो वो जो एक्वेटिक एनिमल जितने भी जलीय जीव उनमें कोई भी दुष्प्रभाव नहीं डाल सके। तो ये बच्चों हमने पढ़ा चला कि दैनिक जीवन में उदासीनी पर। अब आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, एसिड बेस एंड लवण मिनरल्स, ये अब फिनिश होता है। ये 4 पार्ट थे इनके, 4 पार्ट में अब आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। तो जितना भी हमने 4 पार्ट में लिखा है बच्चों, इसे आप अपने नोटबुक साइज जो नोटबुक मैंने बनवा रखी है उसमें आप उतारेंगे और इसके अपने नोट्स तैयार करें। ओके, अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है बच्चों चैप्टर 5 के जो भी क्वेश्चन आंसर तो हम अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर मैं आपको भेज दूंगी, आप अपनी साइज जो रजिस्टर है उसमें आप करेंगे। ओके, थैंक यू।